हेलो एंड वेलकम टू एकेडमी बाय एसएस। और इस वीडियो में हम जो है यूसेट जो साइकोलॉजी का पेपर डिस्कस कर रहे हैं उसका मोस्ट प्रोबेबली ये तीसरा और आखिरी पार्ट होगा। और मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोज़ इस यूट्यूब एकेडमी बाय एसएस पे डाले हुए हैं, जिसमें मैंने साइकोलॉजी का जो यूसेट का पेपर हुआ है 2024 जनवरी जो 7 जनवरी को हुआ है उसका आंसर्स डाले हैं और उनका एक्सप्लेनेशन, ऑप्शंस के एक्सप्लेनेशन को भी आपके लिए डाला है। अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। एक प्लेलिस्ट यूसेट के नाम से भी चैनल पर अवेलेबल है, आप उसके भी रेफरेंस ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो क्वेश्चन कुछ बच गए थे तो उनको आगे बढ़ते हैं। और सबसे एक क्वेश्चन पहले देख रहे हैं, एक हम ये वाला जो थिंकिंग है एक सामान्य से विशिष्ट से सामान्य की ओर जो चलती है ना, स्पेसिफिक टू जनरल। देखिए स्पेसिफिक सिंपल है, ये तो आपने अगर पढ़ाई होगा तो फिर भी मैं बताता हूँ। जैसे डिडक्टिव थॉट कैसी होती है, जहाँ हम कहते हैं कि हम पहले ही कोई हाइपोथेसिस लेके चलते हैं, है ना, और फिर उस पे उसके एग्जांपल्स देखने की कोशिश करते हैं कि क्या वो सही है नहीं है, ठीक है ना। और इसी तरह से जब हम बात कर रहे हैं इंडक्टिव थॉट की, तो इंडक्टिव थॉट में जब हम चलते हैं तो हम वहाँ पर ये देख रहे होते हैं कि बहुत सारे एग्जांपल हम देखते हैं, है ना, बहुत सारे एग्जांपल हम देखते हैं। उसके बाद हम किसी पॉइंट पे पहुँचते हैं कि हाँ कोई निष्कर्ष पे पहुँचते हैं, तो ये होती है इंडक्टिव थिंकिंग। तो मेरे ख्याल में अब आंसर इन दोनों में से आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर ये बोल रहा है कि हमने कोई स्पेसिफिक चीज़ देखी और स्पेसिफिक एग्जांपल्स देखे, उसके बाद हम एक जनरलाइजेशन पे पहुँचते हैं, है ना, एक सामान्यीकरण करते हैं। सामान्यीकरण जब हम कर रहे हैं तो ये हो गया, ये हो जाएगी इंडक्टिव थॉट, ठीक है। तो इसका आंसर यही होगा। बाकी इनसाइट जो है, इनसाइट में तो एक सूझ वाली बात आती है, जो अचानक जो मोमेंट आता है, जो आहा मोमेंट वाली बात है, जैसे कि कोहलर वगैरह या वो जो चिंपैंजी वाला एक्सपेरिमेंट उसमें आता है ना, इनसाइट है ना। पिक्चर को होल के तरीके से हम देखते हैं कि अरे बायस्ड थॉट, इससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। तो कन्फ्यूजन इन दोनों में होना था, ए और बी में, तो आंसर इज बी। नेक्स्ट इज स्टर्नबर्ग की जो है थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किसी में भी बीएड साइकोलॉजी और किसी में जज में भी, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो इसमें आप देखिए कि कौन कौन सी थ्योरीज़ दी गई हैं। थ्योरीज़ में जो दी गई हैं उनमें मेनली जो स्टर्नबर्ग जो बोलता है वो एक तो बात करता है वो कंपोनेंशियल, जो पहला 3 पार्ट हैं उसके थ्योरी के, कंपोनेंशियल वाली, है ना, और एक होती है एक्सपीरियंशियल वाली, और है ना, और एक होती है कॉन्टेक्चुअल वाली। तो इसमें मोस्ट प्रोबेबली आंसर जो है ये सी वाला होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये एक्सपेरिमेंटल जो है ये वाली बात नहीं आती, एक्सपीरियंशियल आती है, एक्सपेरिमेंट नहीं, एक्सपीरियंशियल, ठीक है ना। तो इसमें ये होता है। देखिए कंपोनेंशियल जो इंटेलिजेंस होती है वो तो ये होती है कि किस तरह से जो ये प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग जो भी हम करते हैं, जो हमारा आईक्यू टेस्ट होते हैं वो इसी को मेज़र कर रहे होते हैं, कंपोनेंशियल वाली इंटेलिजेंस को। एक्सपीरियंशियल वाली इंटेलिजेंस जो होती है वो दूसरा पार्ट इस थ्योरी का है, एक्सपीरियंशियल, या फिर इसको क्रिएटिव भी बोल सकते हैं आप, क्रिएटिव वाली इंटेलिजेंस, है ना, क्या हम नया बन रहे हैं, नोवेलिटी किस तरह से खोज पा रहे हैं, ठीक है, वो क्रिएटिविटी वो जो है वो एक्सपीरियंशियल का पार्ट है। और जो कॉन्टेक्चुअल होती है, कॉन्टेक्चुअल जो होती है वो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस है ना। कॉन्टेक्चुअल जो या फिर उसको प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस बोलते हैं कि किस तरह से हमने अपने अडाप्ट करने की एबिलिटी या अपने को चेंज करने की एबिलिटी है, चेंज हो, है ना। तो वहाँ वो कॉन्टेक्चुअल एक्सपीरियंस इंटेलिजेंस है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा मतलब इसमें क्या पूछ रहा है, नॉट पूछ रहा है, तो ये एक्सपेरिमेंटल जो है वो होगा। एक्सपीरियंशियल तो उसका पार्ट है, एक्सपेरिमेंटल इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस थ्योरी। तो जनरल प्रॉब्लम सॉल्वर वाज डेवलप्ड बाय, देखिए ये जनरल प्रॉब्लम सॉल्वर जो है ये थोड़ा सा इसमें टिपिकल सा क्वेश्चन बन गया, है ना। तो जो आज हम आई की बात करते हैं, इसका शुरुआती मॉडल वगैरह थे, है ना, जो न्यूएल और साइमन साहब जो थे इससे एसोसिएट रहे हैं, ठीक है ना। उन्होंने ही सबसे पहले कुछ कंप्यूटर प्रोग्राम इस तरह के बनाए थे जो कि ह्यूमन इंटेलिजेंस को जो है वो मिमिक कर पा रहे थे, ठीक है ना। तो ये आंसर इसमें मोस्ट प्रोबेबली ये न्यूएल और साइमन साहब जो हैं, और एक और शायद शॉ का नाम भी इसमें आता है, वही थे, ठीक है ना। बाकी बीने साइमन है, बीने साइमन तो ये इंटेलिजेंस के टेस्ट से रिलेटेड है, इससे का मुझे ध्यान नहीं आ रहा। क्रैकन लोकार्ड जो है ये आपका जो लेवल ऑफ प्रोसेसिंग मेमोरी का मॉडल है, एट्रीब्यूट किया जाता है उनको, उन्होंने दिया था, ठीक है ना। लेवल ऑफ प्रोसेसिंग की बात करते हैं ये,
क्रेक एंड लोकहार्ट। बाकी तो आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है ना। मतलब एक तरह से ये न्यूमन सावन ने जो ये जीपीएस था, ये मतलब उन्होंने इस तरह का एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया कि जो किसी भी तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता था मीन एंड एनालिसिस के जरिए, ठीक है ना। जिसमें हम क्या कहते हैं कि प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटेंगे, उनको छोटे छोटे गोल बनाएंगे, है ना, फिर उनको अचीव करेंगे। मेनली जनरली ये प्रॉब्लम सॉल्व जैसे पजल को सॉल्व करने या चेस, इन तरह की सॉल्व में काम आते थे। तो ये हो गया जनरल प्रॉब्लम सॉल्वर। नेक्स्ट, कंसेप्ट ऑफ सेंसेशन सीकिंग। देखिए सेंसेशन सीकिंग जो है ये थ्योरी किसकी है? ये थ्योरी जो दी है जुकरमन जो है, जुकरमन साहब की है ना। जिसमें वो कहते हैं कि कुछ लोगों का जो कॉर्टिकल अराउजल होता है वो कम होता है, तो वो बाहर अपना वो सेंसेशन सीक करते हैं, है ना। कई लोग उसमें मतलब अपराधीकरण की तरफ बढ़ जाते हैं, है ना। रिस्क ज़्यादा मतलब एक तरह से वो क्या कहते हैं, उनको चाहिए कि कुछ मतलब एक्साइटमेंट मिले उनको, ठीक है ना। तो उस तरह के वो जुकरमन की जो थ्योरी है उसमें इनके 3-4 कंपोनेंट भी हैं, और जिसमें डिसइनहिबिशन है, और मैं भूल रहा हूँ पूरा। तो जुकरमन की थ्योरी इसमें आएगी। सेलिंगमैन वाली बात वो है, वो पॉजिटिव साइकोलॉजी है, वो जो उसमें आएगा थ्योरी जो है। और रोटर साहब का जो कॉन्सेप्ट है वो दूसरा है। रोटर जो है वो जो ये लोकस ऑफ कंट्रोल वाला जो बात है वो रोटर साहब कहते हैं। तो आंसर क्या होगा? आंसर इसमें जो है जुकरमन, बी वाला, यही आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट है कि वीकेंड को मतलब अपने आंतरिक रूप में विचारों के बारे में अगर हम अवेयर हो जाएं इरेशनल और डिस्टर्बिंग थॉट के, और उनको हम रिप्लेस कर दें रेशनल और कामिंग थॉट से, तो ये व्यू जो है वो सिंपल सी बात है। ये व्यू जो था मैं आपको बताता हूँ, चलिए, कि इन सब में ऑप्शन में जैसे कि इनमें जो साइको एनालिटिक अप्रोच है जो फ्राइड का है, वो तो कहता है कि आपके अंदर रिप्रेस्ड थॉट्स हैं जो ईद वाली और ये वाली जो अनकॉन्शियस माइंड में है, वही आपकी चीज़ों को डिटरमिन कर रही हैं। तो अगर आप वो उनको मतलब ठीक कर पाए तो तब आप सही इम्प्रूव हो जाएंगे। मतलब एक तरह से ये थ्योरी है, सॉरी ये इसे कहना चाहिए कि ये क्या बोलते, थेरेपी है ना, थेरेपी से रिलेटेड ये बात है। बायोफिजिकल बायो साइकोलॉजिकल है, जहाँ हम बायोलॉजिकल अप्रोच के साथ मिक्स कर रहे हैं, है ना। और ये जो आंसर इसका होगा वो सी होगा जनरली, कि इसमें ये बात आती है कि जहाँ हमारी मतलब हम वो मानता है कि जो हमारी थॉट्स हैं वही हमारी प्रॉब्लम का कारण है ना। मेंटल प्रॉब्लम या जो भी हमें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो रही है हमारी अपनी थॉट्स के कारण है। अगर आप उनको सही कर पाए तो वो जो हमारी जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगी। तो इस थेरेपी में कॉग्निटिव बिहेवियर अप्रोच की कई सारी थ्योरी हैं, जैसे REBT, है ना। और उसमें इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया जाता है कि अगर हम अपने ही थॉट्स को अगर चेंज कर पाए तो हम प्रॉब्लम भी सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। बाकी सोशल कल्चर जो जहाँ सोशल चीज़ों को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है ना, तो ये वाले नहीं, आंसर होगा इसका सी मोस्ट प्रोबेबली। और क्या है? अच्छा, ये आया क्वेश्चन की जो कि आप इसको क्या बोलते हैं, उससे समझिए कि जो हमारे डिफेंस मैकेनिज़म्स हैं, है ना, उससे उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है ना। देखिए, टीचर जो रिफ्लेक्ट है अपना एंगर है वो प्रिंसिपल पे तो नहीं निकाल रहा, लेकिन बच्चों पे फिर बच्चों को डांटता है। तो ये किस तरह से क्या कहेंगे इसको? देखिए, सप्रेशन तब होता है जब आप कॉन्शियसली किसी चीज़ को भूलना चाह रहे हैं, तो वो सप्रेशन होता है, ठीक है। काउंटर ट्रांसफरेंस जहाँ होता है, जो ये जो उसका फ्राइड का मॉडल है ना, ट्रांसफरेंस, काउंटर ट्रांसफरेंस, है ना। ट्रांसफरेंस तो होता है कि जब वो जो पेशेंट है वो अपनी उसको अपने डॉक्टर पे प्रोजेक्ट करता है अपनी फीलिंग्स को, और उल्टे यहाँ काउंटर में उल्टा हो जाता है, जब डॉक्टर अपनी फीलिंग्स को मतलब वहाँ प्रोजेक्ट कर रहा है पेशेंट पे, और प्रोजेक्शन भी इसी तरह से कुछ होता है। तो आंसर इसका वैसे डिस्प्लेसमेंट होगा, है ना। कहीं का गुस्सा कहीं निकाला, तो डिस्प्लेसमेंट इज़ द बेस्ट आंसर हियर, ठीक है। अच्छा, एक ये क्वेश्चन है, थोड़ा मैं इसको बहुत मतलब मुझे ये थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये लगता है कि वैसे ये आंसर इसका मोस्ट प्रोबेबली जो पर्सन विच हाई अचीवमेंट मोटिवेशन जिनका होता है, मतलब जो जिनकी अभिप्रेरणा जो मतलब होते हैं ना, मोटिवेशन हाई है, जिनके लिए अचीव करने के लिए जिनको मोटिवेटेड रहते हैं, जो लोग हाईली मोटिवेट होते हैं, है ना, जो मतलब जैसे कहते हैं थोड़ा डिप्रेशन की तरफ नहीं होते, जो डिप्रेशन में नहीं बोलना चाहिए, सही टेक्निकल सेंस में, साइकोलॉजिकल सेंस में तो ये बात नहीं बोलनी चाहिए, बट मतलब कि जो अचीव करना जानते हैं जल्दी ही चीज़ों को, मतलब पॉजिटिव वे में पॉजिटिव रहते हैं,
और तो वो जो हैं वो इजी टास्क भी प्रेफर नहीं करते, वो जल्दी बोर हो जाएंगे, इजी टास्क भी उनको नहीं चाहिए, है ना। उनको शायद ये मॉडरेटली डिफिकल्ट टास्क, है ना, थोड़ा डिफिकल्ट हो, ताकि क्या हो, ताकि वो उसको अचीव भी कर पाएँ। भाई अगर आप एक्सट्रीमली डिफिकल्ट कर देंगे, शायद वो अचीव ही नहीं कर पा रहे, तो फिर वो नहीं, उनको ये प्रेफर करेंगे उसको। तो मॉडरेट डिफिकल्ट डाल तो थोड़ा चैलेंज भी मिले दिमाग उनको, और उसको वो अचीव भी कर पाएँ। तो आई थिंक ये बेस्ट आंसर होना चाहिए इसमें, बी। नेक्स्ट है, ये थ्योरी है, इमोशन की बहुत सारी थ्योरीज़ हैं, उनमें आती है जिनमें हम जेम्स लांग, कैनन बार्ड की थ्योरी है जो कहती है कि इमोशन वो दोनों मतलब वो चीज़ें साथ साथ चलती हैं, है ना। जो हमारे फिजियोलॉजिकल जो एएनएस सिस्टम के जरिए जो हमारे पर रिएक्शन होते हैं वो साथ साथ होते हैं, है ना। साइमल्टेनियस प्रोसेस होता है इमोशन का, और वो जो हमारे हार्ट बीट बढ़ रही है उस सब का, है ना, फिजियोलॉजिकल जो प्रोसेस होते हैं, रिएक्शंस होती हैं। और जेम्स लांग साहब ने तो कहा था कि पहले फिजियोलॉजिकल रिएक्शन होती है, उसके बाद तब इमोशन आता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर है वो होगा सेक्टर 2 फैक्टर थ्योरी। ये वाली, ये सेक्टर और सिंगर जो हैं, ये कहते हैं कि भाई इसमें दो बातें उन्होंने कही थी। एक तो लेवलिंग कहते हैं, है ना, लेवलिंग, कॉग्निटिव लेवलिंग की बात भी यही कर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने कहा था इमोशन तो लगभग सब जगह एक जैसे हो रहे हैं, लेकिन वो ये है कि आप मतलब उस इमोशन को देख के क्या सोचते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं अपने कंट्रोल में हूँ, मतलब मुझे इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो शायद वो इमोशन नहीं आएगा, उनका ये कहना था। और अगर आप सोचते हैं कि नहीं, ये चीज़ मेरे कंट्रोल से बाहर है, मैं इस पर काबू नहीं कर पाऊँगा, या मेरे पास इतनी रिसोर्स नहीं है जो मैं इसे कोप कर पाऊँगा, तब वो मतलब जो इमोशन आप मतलब शो होगा, है ना, जो डर वाला या कुछ इस तरह का, ठीक है। तो इसमें मोस्ट प्रोबेबली जो आंसर है वो यही होने वाला है, सेक्टर एंड थिंग है, 2 फैक्टर थ्योरी, ठीक है ना, लेवलिंग की बात आती है। और आर्किटाइप्स तो देखिए, आर्किटाइप्स तो जो हम ये उसकी थ्योरी है कार्ल यूंग साहब की। तो कार्ल यूंग जो है, यूंग कहते हैं उन्होंने, यूंग, कार्ल यूंग, तो उन्होंने, है ना, पहले तो फ्राइड के साथ थे, बाद में थोड़ा अलग हो गए उससे, उन्होंने आर्किटाइप का कॉन्सेप्ट दिया था। उन्होंने कहा था कि हर एक में अंदर मतलब वो आर्किटाइप्स होते हैं, है ना। तो वो जो एनालिटिकल साइकोलॉजी की जो थ्योरी है उसमें आता है, जहाँ इंडिविजुअल साइकोलॉजी जो पावर साइकोलॉजी की बात करते हैं वो तो एडलर है ना। एग्जिस्टेंशियल हैं, एग्जिस्टेंशियल में कईयों के नाम आते हैं, जैसे रोलो में, विक्टर फ्रैंकल, है ना, और भी हैं वो जो सोरेन किरगार्ड, और वो सब चीज़ें, वो एग्जिस्टेंशियल वाली। ह्यूमनिस्ट में कार्ल रॉजर, है ना, और हमारे जिन्होंने वो नीड वाली थ्योरी वाले हैं, है ना, नीड थ्योरी है, मास्लो, है ना, तो वो सब इसमें आते हैं। तो कार्ल यूंग जो है वो आर्किटाइप्स जो उन्होंने दिए थे कि मदर आर्किटाइप, फीमेल आर्किटाइप, है ना, तो उस तरफ से ये आर्किटाइप्स वाली जो थ्योरी है वो मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर जो है एनालिटिकल साइकोलॉजी जो है वो ये आएगा। नेक्स्ट, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, जिसने भी फ्राइड को थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा वो आसानी से लेगा। बस इसमें थोड़ा सा जल्दीबाजी में अगर आप गलत आंसर ना मार करते, ठीक है ना, तो इसका आंसर यही होने वाला है। इसमें जो लेटेंसी फेज यहाँ पर आना था, है ना, ओनल एनल फैलिक और लेटेंसी, जब सब कुछ जो है एक तरह से जो वही जो 8-9 या उस साल की एज में, मतलब प्यूबर्टी से पहले वाली जो एज होती है, उसमें सब कुछ शांत हो जाता है लेटेंसी, और बाकी फिर जेनिटल तो उसके बाद शुरू हो जाता है जो यंग एज, मतलब प्यूबर्टी बाद वाला, है ना, जो एडोलसेंस वाला, ठीक है ना। तो ओनल एनल, लेटेंसी और फैलिक, यही इसका सही डेवलपमेंट का स्टेज है। चलिए नेक्स्ट है, नीड लीडिंग टू सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आ गई। मास्लो की जो थ्योरी है उसके आधार पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें भी बहुत अगर सरल है, अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, थोड़ा याद किया है, तो अब इसमें क्या होगा, देखिए सबसे पहले तो हमें चाहिए होती फिजियोलॉजिकल, है ना फिजियोलॉजिकल सेफ्टी। और एक मिनट मेरे को देखने दीजिए, इसमें लव बिलोंगिंग, देखिए ये पहले नहीं आ सकता, लव बिलोंगिंग ये पहले नहीं आता, एस्टीम ये भी पहले नहीं है, सेफ्टी, है ना, फिजियोलॉजिकल। देखिए फिर इसमें मोस्ट प्रोबेबली आंसर यही होना चाहिए, मैं कह रहा हूँ कि फिजियोलॉजिकल इसकी बात करता है, फिजियोलॉजिकल सेफ्टी की, लव एंड बिलोंगिंग्स और एस्टीम, ठीक है। तो यही इसका आंसर होगा। ठीक है, फिजियोलॉजिकल हमारी पहले नीड्स पूरी होनी चाहिए, उसके बाद हम उसको चाहेंगे कि वो हमेशा बनी रहे, सेफ रहे, सेफ्टी बनी रहे। फिर हम चाहते हैं कि जब हमारे पास ये चीज़ आ गई है तो हमको कोई लोग चाहे, हमें हमारी रेस्पेक्ट हो, ये सब बातें बाद की हैं। पहले तो हमारी फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी नीड पूरी होनी चाहिए।
देखिए बायो फीडबैक थ्योरी क्या है? बायो फीडबैक थ्योरी में वही करते हैं ना, कुछ हम जैसे पेशेंट को किसी मशीन मतलब उसके पे इलेक्ट्रोड या कुछ लगा के रखी जाती है, और जैसे जैसे उसको कोई रिएक्शन होती है या उसको जैसे उसकी एंग्जाइटी बढ़ती है या उसकी हार्ट रेट बढ़ती है तो उसको बता दिया जाता है। तो एक तरह से उसको एक तरह से फीडबैक दे रहा है, भाई दिया जाता है, जिससे कि वो फिर एंग्जाइटी या जो भी चीज़ वो कम हो जाए उसकी, है ना? मतलब एक तरह से उसको फीडबैक मिल गया यहाँ। तो जब फीडबैक और ये सब एक तरह से रीइंफोर्समेंट और इसकी बात करते हैं तो ये कहाँ आएगी? ये जनरली इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग वाली जो थ्योरी है, इसको हम दूसरा नाम से कह सकते हैं, कौन सा? रीइंफोर्समेंट थ्योरी, है ना? जो ऑपरेंट स्किनर स्किनर वाली, है ना? तो स्किनर वाली स्किनरियन कंडीशन जो है वो इसमें आ जाएगी, ठीक है ना? तो इंस्ट्रूमेंटल कंडीशन देखिए, क्लासिकल तो सिंपल स्टिमुलस एसेस वाला है, ये इसमें नहीं आना चाहिए, ठीक है? हाँ, और कॉग्निटिव की बात भी नहीं आनी चाहिए। इसमें मेंटल प्रोसेसिंग वाला जो है कि हमारे थॉट, वो वाली बात इसमें नहीं आएगी। ऑब्जर्वेशन लर्निंग है जो बंडूरा वाली, वो भी इसमें नहीं आ रही, ठीक है? तो यही ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग वाला डी वाला आंसर इसका। और अब ये क्वेश्चन है, अच्छा ये क्वेश्चन जो है ये भी थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा घूम जाता है। क्यों घूमता है? क्योंकि ये दो को है, एक बिग फाइव है ना? जो कोस्टा मैकरे वाले जो है ना, उन्होंने दिया था, जिनमें ओशिन वाला, ठीक है ना, ओशिन वाला। तो ये कह रहा है कि नॉट है ना, बिग फाइव का पार्ट नहीं है। तो मोस्ट प्रोबेबली इसमें जो है ये साइकोटिसिज्म जो है ये वाला इसमें नहीं है। बाकी ये भी होता है, ये भी होता है, एक्स्ट्रावर्जन ये भी होता है, ओपननेस टू एक्सपीरियंस वो सब, है ना? ये सब इसमें चीज़ें आती हैं, है ना? ये न्यूट्रिशन हो गया, और ये भी कुछ होगा, मुझे भूल रहा हूँ इसको ज़रा, लेकिन बट ये ओशिन का से आप याद रख सकते हैं, बिग फाइव में ओशिन है, तो ये साइकोटिसिज्म इसमें कहीं नहीं आता है। तो यही आंसर है, नॉट पूछ रहा है, क्योंकि ये कैटल ने दिया था ना, जो दूसरा वाला वो भी फाइव है, वो भी कुछ उसको भी कहते हैं। तो लेकिन ये वाले में आंसर यही होगा। अच्छा कोई क्वेश्चन और रह गया शायद, मैं पहले वाले, तो मैं उसको देखता हूँ। नहीं, ये हो गया। अच्छा ये देखिए, ये एक पार्ट है कि कौन सा चॉम्स्की की जो लैंग्वेज डेवलपमेंट की थ्योरी है उसका पार्ट नहीं है ना? नॉट ए पार्ट ऑफ। तो देखिए इसमें ये होता है, उसने ट्रांसफॉर्मर ग्रामर की तो बात करी है। उन्होंने कहा था कि अंडरलाइन स्ट्रक्चर होता है जो कि किसी भी मानव जाति की जो भी लैंग्वेज है उनमें कहीं ना कहीं अंडरलाइन एलएडी की बात करते हैं, वो एलएडी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइसेस, है ना? उन्होंने कहा था कि जनरल कहीं ना कहीं रूल्स होते हैं जो कि सभी लैंग्वेज की कहीं ग्रामर में, तभी बच्चा जो है मिनिमम इनपुट के साथ कोई भी ग्रामर, कोई भी मतलब लैंग्वेज सीख जाता है ना? बचपन से ही में वो सीखा होता है, तो कहीं ना कहीं वो बेसिक है हर उसमें कॉमन चीज़ें हैं। तो इस तरह की कुछ बात करता है, तो उन्होंने यही कहा था कुछ इसमें जो आंसर होना चाहिए। देखिए डीप स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन में ग्रामर जो है उनका कॉन्सेप्ट है, इसी में बात आती है सरफेस स्ट्रक्चर की और डीप स्ट्रक्चर की, है ना? सरफेस स्ट्रक्चर बाहर से कैसा दिख रहा है, लेकिन डीप स्ट्रक्चर मैंने उसके मीनिंग क्या है, ठीक है ना? उसका मीनिंग जो है वो क्या है, वो दोनों में ये कॉन्सेप्ट जो है इससे फ़र्क पड़ जाता है। इसको समझाने के लिए जैसे कैसे कह सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा देखता हूँ, एग्जांपल बताता हूँ आप। तो इसमें जैसे इस तरह आप समझिए इसको कि ना, कि मतलब एक डीप स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि उसका मीनिंग सही मायने में एक है, सरफेस स्ट्रक्चर अलग अलग हो सकता है। जैसे मैं दो सेंटेंस अगर बोलता हूँ कि मैंने खाना खाया और मेरे द्वारा खाना खाया गया, तो बात तो वही है ना? तो जो मेरे द्वारा खाना खाया गया, इसको हम जैसे सरफेस स्ट्रक्चर है, अलग अलग है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर अलग है ना? इसी तरह से, और लेकिन उसका मीनिंग सेम है, ठीक है ना? तो ये ट्रांसफॉर्मेशन ग्रामोनेशन में जो है रूल है उसके, तो उसके अंदर में सरफेस और डीप आते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर जो है सोर्स स्ट्रक्चर होना चाहिए, क्योंकि नॉट पूछ रहा है। और क्या है, और ये है देखिए, ये भी सिंपल है क्वेश्चन है, बस आपको याद होना चाहिए कि कौन सा मॉडल किसने दिया है। तो ये सिंपल है, ऐसे क्वेश्चन दो चार और भी आए हैं, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं पुराने वीडियोज़ में, आप देख सकते हैं, ठीक है ना? ऑलरेडी मैं फिर से बता दूं, ऑलरेडी इसके दो पार्ट ऑलरेडी मैंने अपलोड किए जा चुके हैं। आपको अगर लगता है कि आपको इससे कुछ फ़ायदा हो रहा है तो आप उनको भी देख लीजिएगा, है ना? थोड़ा सा अपना रिवीजन भी हो जाएगा आपका, और हो सकता है तो नेट के एग्ज़ाम में भी आपको इससे हेल्प मिल जाए, अपनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए भी काम आएंगे। चलिए ये मैचिंग है, मैच द फॉलोइंग है। मैच द फॉलोइंग में मैच करना है तो स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल है वो गिलफोर्ड का है ना? जहाँ वो बात करते हैं कि 6x5x6, जहाँ वो 6 हमारे शायद ऑपरेशंस हैं, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट थिंकिंग उस टाइप से, है ना? और 5 उसमें शायद क्या है, प्रोसेस हो गए 6, 5 और 6 जो है वो प्रोडक्ट है,
ठीक है ना, मुझे पूरा याद नहीं बट ये करीब इसी तरह से है। कंटेंट, हाँ कंटेंट, 5 कंटेंट्स है ना, कंटेंट, ऑपरेशन और प्रोडक्ट्स, ठीक है ना। तो एसआई मॉडल स्ट्रक्चर ऑफ इंटेल जो है वो गिलफोर्ड का है। टू फैक्टर थ्योरी किसकी बनती है? टू फैक्टर थ्योरी स्पेरमैन वाले साहब की है ना। टू फैक्टर थ्योरी उन्होंने जी फैक्टर की बात कही थी, कॉमन होता है, फिर वो स्पेसिफिक फैक्टर की बात करते हैं। पीएमए जो है वो पीएमए किसका है? प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ जो है थर्स्टन की है ना, उन्होंने कई 7-8 शायद दी हैं, है ना। तो विजुअल एबिलिटी और स्पेशल इस तरह से जो न्यूमेरिकल एबिलिटी, इस तरह से उन्होंने अलग अलग एबिलिटीज़ की बात करी है। पास मॉडल किसका है? दास और नेगेली जो है उनका ये पास मॉडल है, ठीक है ना, जिसमें उन्होंने 3 मेन उसके पार्ट्स बताए हैं। और 3 मेन पार्ट्स बताए हैं अगर मेरे को, तो इसमें जो ये पास मॉडल है इसको हम बोलते हैं ना, जैसे प्लानिंग है और अटेंशन अराउजल है, और फिर 3 यूनिट हैं, 3 उसमें, और ये होता है सक्सेसिव, इस तरह से ना। तो ये वाला मॉडल जो है दास और निकेली वाला है। तो इस हिसाब से आप देख लीजिए आंसर क्या होगा। A4 कहाँ है? तो इसमें तो सिंपल है, ज़्यादा खोजने की जरूरत ही नहीं। अगर ये भी पता है तो आंसर ये आ गया, B=3, ठीक है ना, और C=2, तो ये आंसर हो जाएगा। ये भी सिंपल है, अगर आपने इंटेलिजेंस की थ्योरीज पढ़ी होंगी तो उनके बारे में सिंपल सी वो है। बाकी उनके बारे में बताता हूँ, जैसे स्टर्नबर्ग तो अभी हमने देखा था, उसमें जो कंपोनेंशियल वाली है ना, और एक्सपीरियंशियल वाली, और एक और कंपोनेंट होता है जो कंटेक्चुअल प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस वाला है। आर्थर जेंसन में लेवल 1 लेवल 2 जिसे कहते हैं, कि लेवल 1 है वो तो सिंपल वाली होती है, लेवल 2 ही जो है वो एकेडमिक उसके लिए जिम्मेदार है, और वो ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की बात आती है लेवल 2 में। तो आर्थर जेंसन वाले ने उन्होंने दिया था, उन्होंने जो है वाइट और ब्लैक्स उसकी स्टडीज़ पे, थोड़ा कंट्रोवर्शियल स्टडी भी है उनकी। और जो यहाँ पर आंसर है मल्टीपल, जो गार्डनर वाली थ्योरी है जो, यही इसका आंसर है। तो गार्डनर में जो मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात आती है, कुछ बुक में 7 दिया है लेकिन अब 9 है, उनके 9 है। उनमें नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस और एक उन्होंने जोड़ा है एग्जिस्टेंशियलिस्ट वाला, तो गार्डनर की थ्योरी है मल्टीपल इंटेलिजेंस, ठीक है ना। और गाल्टन साहब का नाम तो आता ही है, जहाँ उनको जो सबसे शुरुआती जो हमारे टेस्ट वगैरह के बारे में गाल्टन का नाम आता है, लेकिन आंसर यहाँ पर सी होगा। अच्छा, अभी आ जाए मेंटल स्ट्रेंथ पे। मेंटल से देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा वो है कि मुझे ये न्यूवेल जो है इसके इन्होंने ये मेंटल स्ट्रेंथ से एसोसिएट करते हैं हम इनको, है ना। और अब आते हैं बात इसकी, ये आ जाते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस गोलमैन की। तो इसमें देखिए गोलमैन साहब के जो हम बात करते हैं, तो इसमें जो है एनालिटिकल एबिलिटी तो इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, यही इसका आंसर है ना। इससे इससे मतलब नहीं है, इमोशनल इंटेलिजेंस से यहाँ पर ज़्यादा रोल नहीं। हाँ, इंटरपर्सनल स्किल का रोल है ना, किस तरह से हम व्यवहार कर रहे हैं दूसरे के साथ, अपनी इमोशन को जान रहे हैं, उनको मैनेज भी करना आ रहा है ना, मैनेजिंग इमोशन, ये सब इसी में आ जाएगा, है ना। सेल्फ अवेयरनेस की बात कर रहा है ये वाला, ठीक है ना। और मैनेजिंग इमोशन वाली बात आ गई इंटरपर्सनल के लिए, तीनों जो है एक का पार्ट है इमोशनल इंटेलिजेंस का, ये वाला नहीं है। तो यही इसका इसने पूछा है नॉट, तो ये एनालिटिकल एबिलिटी जो है तो गोलमैन साहब की थ्योरी में नहीं आएगी। ये भी थोड़ा सा टिपिकल मतलब अलग क्वेश्चन बन गया, ठीक है, जो जनरली थोड़ा सोचना पड़ेगा इसमें। क्योंकि ये कह रहा है कि नेचुरल कॉन्सेप्ट आर डिफाइंड बाय, तो नेचुरल कॉन्सेप्ट जो है वो सेट रूल नहीं होंगे। नेचुरल कॉन्सेप्ट में हम सेट रूल नहीं कहते, जहाँ वो बिल्कुल मैथमेटिकल, वहाँ कॉन्सेप्ट कई तरह के हो सकते हैं, ठीक है ना, जिसमें आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट होते हैं और प्रोटोटाइप कॉन्सेप्ट होते हैं, और क्या बोलते हैं, कई कॉन्सेप्ट और भी हैं। और मैं आपको थोड़ा सा, मेरे को ये मैं भूल रहा हूँ, हाँ सोशल कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, है ना, एग्जाम्पलर कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है ना, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट हैं, कंस्ट्रक्ट बोलते हैं वो भी हैं, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट होते हैं जैसे कि जस्टिस और फ्रीडम, है ना। कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट तो चलो कार का है, फ्लोअर का है, तो खैर, तो नेचुरल कॉन्सेप्ट जो हैं वो मोर ऑफ ए मतलब प्रोटोटाइप की तरह होते हैं, है ना। प्रोटोटाइप है, जैसे प्रोटोटाइप है कि ए बर्ड के लिए, बर्ड का कॉन्सेप्ट जो है उसका प्रोटोटाइप क्या है कि भाई वो उड़ती है, पंख होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं थोड़ी ना है कि सारे जो बर्ड्स हैं उनमें मतलब पंख होती है, पंख होते हैं या उड़ ही सकते हैं, जैसे पेंगुइन है नहीं उड़ती भाई, लेकिन हम उसको बर्ड के कॉन्टेक्स्ट में जो प्रोटोटाइप जो कॉन्सेप्ट में रख पा रहे हैं, है ना। तो नेचुरल कॉन्सेप्ट है मोर, देखिए फिक्स कॉन्सेप्ट भी नहीं है, सेट रूल के तो चलो भूलिए, इसको अलग कर दीजिए, इसमें कॉन्सेप्ट कन्फ्यूज होता है प्रोटोटाइप या फिक्स कॉन्सेप्ट में। तो प्रोटोटाइप इज़ द बेस्ट आंसर। फिक्स कॉन्सेप्ट भी नहीं है ना, फिक्स कॉन्सेप्ट में जो जहाँ हम बोलते हैं बिल्कुल मैथमेटिकल उस टाइप के फिक्स कॉन्सेप्ट बनते हैं, वो ये नहीं है। नेचुरल कॉन्सेप्ट जनरली प्रोटोटाइप्स, किसी तरह से हमारी जो मेंटल इमेज है वो हमारे कुछ धारणाओं पे बनी है ना। तो नेचुरल कॉन्सेप्ट आर डिफाइंड बाय प्रोटोटाइप्स, दिस इज द आंसर।
मोस्ट प्रोबेबली। नेक्स्ट इज़ जो हमारे वो होते हैं किस तरह से लैंग्वेज एनालिसिस में हम पढ़ते हैं। फ़ोनीम्स है, फ़ोनीम्स क्या होते हैं जो कि सबसे जैसे कहते हैं फ़ोनीम्स, फ़ोन आवाज़ है ना, आवाज़ का सबसे छोटा रूप है ना। मॉर्फीम क्या होता है, मीनिंग का सबसे छोटा रूप। सीमेंटिक क्या है कि जैसे कोई वर्ड है उसी का मतलब सेंटेंस में बदल सकता है, किसी और कल्चर में बदल सकता है ना, सेम वर्ड का मीनिंग है ना। तो ये वाली बात आ गई। और सिंटेक्स जो है वहाँ हम देखते हैं कि किस तरह से एक पूरा का पूरा जो है वर्ड्स के कई जो ग्रुप है वो क्या मीनिंग शो करेगा है ना, उसको किस तरह से उसको अरेंज करके वो एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाएगा। तो सिंटेक्स, तो आंसर तो इसमें डी ही है इसका, ठीक है ना। तो फोनिक मॉर्फिन ये इस तरह से ये पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जैसे जैसे फोनीम में क्या होता है, एग्जाम्पल क्या हो सकता है फोनीम का। जैसे हम कहते हैं भाई कि बैट कह रहे हैं ना, जैसे हमने बैट कहा तो उसमें किस तरह से आवाज़ जो निकल रही है उसका सबसे यूनिट है, यूनिट ऑफ साउंड की बात करते हैं। मोर्फीम हमने कहा डॉग्स, तो उसमें डॉग और सॉ एक अलग बन जाएगा है ना। जैसे हम है ना, तो इनमें डॉ है ना, फोनी में डॉ मान लीजिए इसका ग और सॉ, तो डॉग और तीन हो गए फोनीम। मॉर्फिंग कितने हो गए, डॉग और इस तरह से ही हो गया, ठीक है, दो मॉर्फिंग हो गए इसमें। और सीमेंटिक्स में क्या हो गया, क्योंकि वही चीज़ जैसे कि बैंक है, मान लीजिए बैंक, बैंक को जो हम रिवर बैंक भी बोलते हैं, एक वो बैंक हो गया जो पैसे वाला भी हो, जहाँ पैसा जमा होता है ना। और भी मतलब होते हैं बैंक अकाउंट, मतलब जिसका सहारा लिया किसी का। तो दिस इज़ द वे सीमेंटिक। और सिंटेक्स, सिंटेक्स में पूरा सेंटेंस जब बनता है तो उसमें वो जो रूल्स ऑफ ग्रामर वो सब लगते हैं, तो सिंटेक्स बनता है, उसको सिंटेक्स कहते हैं। हो गया शायद ये, हाँ ठीक है। चलिए ठीक है, ये वीडियो मोस्ट प्रोबेबली आपको अच्छा लगा होगा। और कोई कन्फ्यूजन आपको लग रहा है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं अगर मुझे लगेगा कि वो मेरे पास उसका अच्छा रिलायबल सोर्स है, आंसर है, तो आई विल ट्राई टू मतलब उसको गिव दैट आंसर। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ठीक है ना। फिर भी आंसर की जब भी आती है उसमें आप मान के चलिए, वैसे भी स्पेलिंग्स भी कितनी मिस्टेक्स हैं, तो कहीं ना कहीं 3-4 क्वेश्चन में तो ऊपर नीचे होगा ही होगा है ना, हर बार ही होता है। जब नेट में हो जाता है तो यूसेट तो क्या कहना यूसेट का, पहले भी हुआ है, तो होगा ही, चेंज तो होगा ही होगा, आंसर्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, क्योंकि उन लोगों ने जिस तरह से माना है अल्टीमेटली आंसर की वही मानी जाएगी। बट इवन देन बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, ठीक है ना। चलिए ठीक है, थैंक यू। और मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। आपको वीडियो होपफुली पसंद आया होगा। थैंक यू।